Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do theories of aggression. This is subsection of Unit 4, Aggression and Violence. Unit 4 is from Block 2, MPC 004, Advanced Social Psychology. जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें स्टार बना है, यानी कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं. सो इसको अच्छे से करना है. थ्योरीज ऑफ एग्रेशन के जितने भी ये एक सब सेक्शन है क्योंकि इस यूनिट का, तो इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी सो दैट आप पूरे होल चैप्टर को एसेस कर पाएंगे वहाँ से. सो नाउ कमिंग टू, अगर आप देखें तो इस थ्योरीज ऑफ एग्रेशन में देखें तो इसमें 9 थ्योरीज दी हुई हैं. जो आपका कुछ भी आ सकता है, मतलब, और ज़्यादा जो मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में वो साइकोडायनेमिक थ्योरी एंड फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, ये 2 मेन है जो आ चुकी हैं अभी तक. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट इज साइकोडायनेमिक थ्योरी. साइकोडायनेमिक थ्योरी फ्रूड ने दी थी. उनके कहने का ये था कि उनका कहना था या मानना था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स को कैरी करते हैं. एक होता है इरोज जो लाइफ इंस्टिंक्ट माना जाता है, और दूसरा होता है थैनाटोस जिसे डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं. तो उनका कहना था कि हमेशा लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी पैदा हो जाती है किसी इंसान के अंदर, जिसकी वजह से वो इंसान एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है. जो ये लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट के बीच में स्ट्रगल होता है, यही एक टेंशन क्रिएट कर देती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर. ये जो टेंशन है इसको रिलीज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये टेंशन हुई है. सो इसके लिए इंसान बहुत तरीके यूज़ करता है, जैसे कि एक है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का मतलब होता है अपने जो एग्रेशन है या तकलीफ़ देने वाली चीज़ है उसको किसी प्रोडक्टिव वे में रिलीज़ कर देना. जैसे कि आप गेम खेलने लगे, कोई स्पोर्ट खेलने लगे, तो वो एक सब्लिमेशन का पार्ट हो जाता है. डिस्प्लेसमेंट दूसरा है, जिसमें ये कहते हैं कि जो आपका एग्रेशन है उसको आप दूसरे के ऊपर कहीं निकाल देते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं, लाइक दैट. सो अगर ये एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, ये रिलीज़ नहीं हो पाती, इससे रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ा अनकंट्रोलेबल एग्रेशन बन जाता है. ऐसा फ्रूड का कहना है. तो फ्रूड ने कि इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ एग्रेशन. तो इसको ध्यान से करिएगा. नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी. जो एग्रेशन है ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, जो एक लर्नेड तरीका है इंसान के अंदर, या एक ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, यानी कि बिहेवियर के ऊपर स्टडी की गई है. उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि जो एग्रेशन है ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है, और फ्रस्ट्रेशन है किसी भी इंडिविजुअल में जब वो होती है तो वो एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से होती है, मतलब बाहर के फैक्टर्स की वजह से ये होता है जो फ्रस्ट्रेशन होता है. और जिसकी वजह से जब ये फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर एंगर फील होता है. और जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है, कई लोगों को लंबी लाइन में खड़े होने से गुस्सा आ जाता है, कई लोगों को भीड़ में गुस्सा आने लगता है, और या फिर कोई आपका गोल है उसको आप अचीव नहीं कर पाते तो गुस्सा आने लगता है. तो ऐसा ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये बहुत क्यूमुलेटिव होता है, मतलब इकट्ठा होता जाता है. और जब ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये एग्रेसिव एक्ट के थ्रू डिस्चार्ज होता है बॉडी से, मतलब रिलीज़ होता है. तो ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो है इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं. डॉलर्ड एटल ने क्लेम किया था जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमेशा एग्रेशन कॉज करेगा और जो एग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा. तो ये दोनों वाइस वर्सा तरीके से एक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू थर्ड थ्योरी जो है कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी. कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी ये कहती है कि जो एग्रेसिव थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियरल टेंडेंसीज होती हैं ये आपस में लिंक्ड होती है और ये हमारी मेमोरी में कहीं पे स्टोर होती है.
ये बर्कोविस ने दिया था 1993 में। ये एवर्सिव, इन्होंने ये बोला था कि जो एवर्सिव इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्रस्ट्रेशंस हो गया, एवर्सिव मतलब ऐसे इवेंट्स जो हमें परेशानी क्रिएट करते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे हम भागना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें, उसको एवर्सिव इवेंट कहते हैं। तो ये एवर्सिव इवेंट्स होते हैं जैसे कि फ्रस्ट्रेशन हो गया, या किसी ने प्रोवोक कर दिया, आपको भड़का दिया, या बहुत तेज़ नॉइज़ आ रही है, या बहुत अनकंफर्टेबल टेम्परेचर है, या बहुत बुरी बदबू है, तो इसका नेगेटिव असर होता है हमारे ऊपर। और ये जो नेगेटिव असर होता है या नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है या नेगेटिव फीलिंग जो हमारे अंदर आती है इसकी वजह से, वो अनप्लीसेंट एक्सपीरियंस की वजह से आती है। और ये इसकी वजह से हमारे अंदर थॉट्स, मेमोरीज और मोटर रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। और उसमें हमारा क्या टेंडेंसी होती है, हमारी या तो फाइट टेंडेंसी होती है या फिर फ्लाइट टेंडेंसी होती है। या तो हम उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं या हम उससे फाइट बैक करना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। नाउ इसमें आगे इन्होंने और भी चीज़ बताई है जैसे कि हर्ट, हार्म, ये ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सिमिलर मीनिंग के कंसेप्ट होते हैं जैसे कि हर्ट, हार्म, ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट है। फिर जो शूट, गन, ये आपस में एसोसिएटेड है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे कंसेप्ट जो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, ये कंसेप्ट हमेशा एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इंटरेक्शन होता है। तो ये कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी यही कहती है कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। इसमें भी यही होता है, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जो आपस में रिलेटेड है। तो इसी तरह से ये थ्योरी हमें यही बताती है कि हम किस तरह से एक दूसरे से चीज़ों को एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कैसे हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियरल टेंडेंसीज आपस में लिंक्ड होती हैं, ये इस थ्योरी में बोला गया है। नाउ कमिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, दिस इज़ फोर्थ थ्योरी इसमें। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो भी हमारा एग्रेसिव रेस्पॉन्स होता है वो एक्वायर्ड है, मतलब हमने सीखा है, सोशल बिहेवियर देख के सीखा है, हमने लोगों से सीखा है, या तो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है इस तरह के बिहेवियर का, या फिर हमने किसी को करते हुए देखा है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे एग्रेसिव बिहेवियर हम एक्वायर करते हैं, चाहे तो देखकर, चाहे सीखकर, या फिर कहीं से हमने समझा है इस चीज़ को कि किस तरह से किया जाता है। लेकिन हम इसको ठीक भी कर सकते हैं जब हम हमारे बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना सीख जाए, हम समझना शुरू कर दें और डिस्क्राइब करें अपने बिलीव्स को, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह से हमारा सोशल बिहेवियर गाइड होगा उससे। नाउ कमिंग टू स्क्रिप्ट थ्योरी। स्क्रिप्ट थ्योरी जो है वो हुसमैन ने 1998 में प्रपोज की थी। उनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो वायलेंस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं मास मीडिया में, यानी कि जैसे टीवी हो गया या न्यूज़पेपर हो गया या कॉमिक हो गए, कहीं पे भी, एंड वो लर्न कर लेते हैं एक एग्रेसिव स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है वो डिफाइन करती है सिचुएशन को और हमारे बिहेवियर को गाइड करती है कि हमें किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करना है। तो जो पर्सन है वो पहले सिलेक्ट करता है स्क्रिप्ट को कि किस तरह, कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्क्रिप्ट होती है, मतलब किसी सिचुएशन की कौन सी स्क्रिप्ट होगी, और उसका खुद का रोल क्या होगा उस स्क्रिप्ट में, वो भी वो इंसान डिसाइड करता है। जैसे ही स्क्रिप्ट जो है वो लर्न हो जाती है उस इंसान को, तो वो उस लर्नेड स्क्रिप्ट को रिट्रीव करता है, मतलब अपनी मेमोरी से निकालता है और उसको यूज़ करता है उसके बिहेवियर के लिए कि उसको कैसा बिहेवियर शो करना है। तो ये जो अप्रोच है, ये वाली स्क्रिप्ट थ्योरी, ये ज़्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड वे है सोशल लर्निंग प्रोसेस को समझाने का। तो जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत वेल रिहर्स्ड होती हैं, हाईली एसोसिएटेड होती है हमारे मेमोरी के कंसेप्ट में, और इन्वॉल्व करती है लिंक्स, गोल्स, एक्शंस किस तरह के लेने हैं वो सब। सो जब भी हम ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा, ये सारे आइटम इतनी स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं स्क्रिप्ट में कि जब भी हमारे साथ कोई पर्टिकुलर घटना घटती है जिसको हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है,
उससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हम उसी प्रीवियस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। नाउ एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी के बारे में बात करेंगे। दिस इज 6th थ्योरी। इसमें ये बोला है इन्होंने कि अगर कोई दो अराउजिंग इवेंट हो जाते हैं, अराउजिंग मतलब भड़काऊ इवेंट हो जाते हैं जो थोड़े टाइम पीरियड के गैप में हुए हैं, मतलब एक इंसिडेंट हुआ और 5-10 मिनट बाद दूसरा इंसिडेंट हो गया और दोनों ही भड़काऊ हैं, तो फर्स्ट इवेंट का जो भी गुस्सा होगा वो डबल हो जाएगा सेकंड इवेंट के होने के बाद। और कभी कभी हमें ये लगता है कि वो जो सेकंड इवेंट हुआ है उसी की वजह से वो गुस्सा आया है, वो हमने एक्शन किया है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट इवेंट की वजह से जो गुस्सा था वो सेकंड इवेंट से ट्रिगर हुआ है और फिर पहले वाले का गुस्सा दूसरे वाले इवेंट पे निकला है। तो ये जो सेकंड इवेंट है वो एंगर से अगर रिलेटेड है तो अगर थोड़ा और भड़का दिया जाए तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर शो करेगा। नाउ कमिंग टू 7th थ्योरी। इसमें टोटल 9 थ्योरीज थी, जैसे मुझे मैंने बताया 2 more लेफ्ट आफ्टर दिस। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी क्या कहती है? ये टेडेस्ची एंड फेल्सन ने 1994 में दिया था। ये एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो सोशल इन्फ्लुएंस बिहेवियर है एक तरह से, मतलब हम अपने समाज में देखते हैं जो एक्टर है, एक्टर मतलब जो ये गुस्सा दिखाने वाला बंदा है, वो क्या करेगा, उसके जो एक्शंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। और जैसे ही जो कोहेसिव एक्शन होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ में, जैसे इंफॉर्मेशन, मनी, गुड, सेक्स, सर्विस, सेफ्टी, टू एग्जैक्ट रेट्रीब्यूटिव जस्टिस फॉर परसीव्ड रॉन्ग्स। जितनी भी ये सारी चीज़ें बताई हैं इन सब चीज़ों के लिए हम अपने एग्रेशन को यूज़ करते हैं सो दैट हमारा डिज़ायर्ड हमें चीज़ें मिल जाएं। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम एग्रेशन का सहारा लेते हैं, ऐसा ये थ्योरी कहती है। थ्योरी एक अच्छा तरीका बताती है कि किस तरह से एग्रेशन जो है रिजल्ट करता है हमारे हाई सेल्फ एस्टीम, और ये हाई सेल्फ एस्टीम के लिए थ्रेट है एक तरह से, जिसका बहुत ज़्यादा अनवारंटेड हाई सेल्फ एस्टीम होता है उनके लिए तो ये एग्रेशन बहुत खतरा है, क्योंकि ये क्या कर देगा, बहुत बड़े बड़े क्राइम भी करवा देगा। हर एक जो डिज़ायर्ड चीज़ होती है वो सही नहीं होती, तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। इस वजह से सोशल इंटरेक्शन थ्योरी यही कहती है कि ऐसा होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। नाउ सबसे बड़ी थ्योरी सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज। तो सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है इसमें इन्होंने स्टेप वाइज दिया है कि कैसे कोई इंसान एक्ट करता है। इसको सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को SIP भी कहते हैं, और ये क्रिक एंड डॉज ने 1994 में दी थी। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल है किसी भी सोशल सिचुएशन में उस सिचुएशन को परसीव करता है, एनकोड करता है उस सिचुएशन को, और सोशल क्यूज़ उससे लेता है। उसके बाद वो उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद उस सिचुएशन को ये देखता है कि कौन सा एक्शन सही है, मतलब अपने गोल्स डिसाइड करता है कि इस इंटरेक्शन से मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है। फिर वो रिकॉल करता है और कंस्ट्रक्ट करता है अपने रिएक्शन की सिचुएशन को, कि अगर मैं ऐसा रिएक्शन करूँगा तो किस तरह से होगा। जब वो इवेलुएट कर लेता है इन रिएक्शंस को, तो फिर वो फाइनली इनिशिएट करता है कि क्या उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस एक्शन में। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेसिंग चलता है दिमाग में। तो ये मॉडल सजेस्ट करता है कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, और एग्रेसिव बिहेवियर की रिस्क को जो है उनकी बढ़ जाती हैं इस वजह से। ये प्रोसेसेस जो चलते हैं ये हमें ये बताते हैं कि कैसे मेमोरी में कंटेंट स्टोर होते हैं और कैसे रूल्स के थ्रू हम रूल्स को एक्वायर करते हैं हम, और कैसे सोशल स्केमेटा और सोशल नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं। तो ये स्टडीज़ ये भी शो करती है कि जब एग्रेसिव यंगस्टर होता है, जब सिचुएशन को एनकोड करके क्यू करता है, तो वो फोकस करते हैं एग्रेशन रेलिवेंट स्टिमुलाई को, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको गुस्सा दिला रही है, और वो उसको याद रखते हैं
कि ये वाली सिचुएशन है जो मुझे गुस्सा दिलाती है। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये परसीव कर लेते हैं, और जब उनको क्यूज़ मिलते हैं इससे रिलेटेड तो एग्रेसिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत कम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कोई और स्पेसिफिक इंटेंशन, कि हो सकता है कि इस बिहेवियर के पीछे कोई और इंटेंशन हो, गुस्से वाली इंटेंशन ना हो, इसमें गुस्से की कोई चांस ही ना हो। तो उनका जो मोटिवेशन यही होता है कि एग्रेशन कहाँ पे दिख रहा है किसी सिचुएशन में, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उन्हें गुस्सा दिला रही है, रादर ये देखना कि हो सकता है ये गुस्से वाली बात ही ना हो। तो ये जो टेंडेंसी होती है ये एक हॉस्टाइल इंटेंशंस क्रिएट कर देती है, मतलब गुस्से वाली इनसेंसिटिव सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ये इन्होंने ऐसा बताया। अब थर्ड फेज जब आता है इस सिचुएशन का, तो ज़्यादा जो ईगो सेंट्रिक या नॉन एंटी सोशल गोल्स होते हैं जिनके वो बहुत एग्रेसिव यंगस्टर्स होते हैं जिनमें ऐसा ईगो सेंट्रिक एंड एंटी सोशल गोल्स मिलते हैं, जो एग्रेसिव यंगस्टर हैं उनके अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमाइज करते हैं अपनी सारी दूसरों को, अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसको मैक्सिमाइज करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं दूसरों को हर्ट करने के लिए, दूसरों को इंजर करने के लिए, और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं दूसरों को, अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दूसरों के साथ डोमिनेटिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। और इस फेज़ में जो रेस्पॉन्स होता है वो असेस किया जा सकता है, और एग्रेसिव चिल्ड्रन जो होते हैं वो जनरेट करते हैं एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल अल्टरनेटिव्स रादर कंस्ट्रक्टिव वंस। फर्दर इन्होंने ये बताया है कि ये फेज़ होता है रेस्पॉन्स का, ये इवेलुएशन डिसीजन मेकिंग का फेज़ होता है। एंटी सोशल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन ही लगा पाते हैं उनके एक्शन का, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा उसके ऊपर। सो इस वजह से क्या होता है, इनमें सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है, और ये पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस जो होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर के बस वही देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते कि एग्रेसिव बिहेवियर से लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ये जो इवैल्यूएशन होते हैं इसकी वजह से ये अपनी फैमिलीज़ और पीयर ग्रुप से सीखते हैं एक्चुअली, इनके बिलीव्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें। तो जो सिक्स्थ फेज़ आया है इसमें जो इंडिविजुअल है वो इनिशिएट करता है अपना रिएक्शन, और जो उसको ऐसा लगता है जो अप्रोप्रिएट है उसके गोल तक पहुंचने के लिए। सो ये जो SIP मॉडल है, मतलब सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये एज्यूम करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे फेजेस से जाते हैं ऑटोमेटिकली, और बहुत कम ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि एग्रेशन के एक्सपीरियंस या कॉन्फ्लिक्ट या अब्यूज़ या इनएप्रोप्रिएट पेरेंटिंग जो होती है फैमिली में, इनका बेसिक इन्फ्लुएंस होता है एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर। एग्रेशन प्रोन स्केमेटा मतलब मेमोरी में जो हमारे स्टोर होती हैं चीज़ें जिस तरीके से, उसको बोलते हैं स्केमेटा। तो एग्रेशन प्रोन स्केमेटा और जो बिलीव्स हैं वो लर्न कर लिए जाते हैं मीडिया के कंजम्पशन से, स्कूल में या फिर पीयर ग्रुप के बीच में। तो ये चीज़ें जब लर्न की जाती हैं तो ये मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जो ये कॉग्निशंस होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस तरह से पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करेंगे और हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा, और ये इस साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से ये चलता रहेगा हमारा बिहेवियर, जिस तरह का भी है, एग्रेशन है या नॉन एग्रेसिव बिहेवियर है। नाउ 9th थ्योरी जो है वो है जनरल एग्रेशन मॉडल। जनरल एग्रेशन मॉडल जिसे GAM भी कहते हैं, ये एंडरसन एंड बुशमैन ने दिया था। उन्होंने कोशिश की थी जितनी भी ऊपर ये मेरी थ्योरीज हैं उनको इकट्ठा करके एक यूनिफाइड होल बनाने की। तो ये जो मॉडल है ये बेस्ड है इस कंसेप्ट में नॉलेज स्ट्रक्चर के बेस पे, और ये हमारा बिहेवियर किस तरह से प्रोड्यूस होगा उस पे ऑपरेट करता है। ये नॉलेज स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमारे एक्सपीरियंस से बनते हैं। हाँ, हम किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने परसेप्शन से बनते हैं ये नॉलेज स्ट्रक्चर्स, और ऑटोमेटिक ये केसेस को लिंक कर देते हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ है, हमारा बिहेवियर है, किस तरह से होगा वो हमारे एक्सपीरियंस से लिंक हो जाता है।
ये गाइडेड रेस्पॉन्स माना जाता है हमारे एनवायरनमेंट का। नॉलेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं परसेप्चुअल स्केमेटा, पर्सन स्केमेटा एंड बिहेवियरल स्क्रिप्ट्स, कि मतलब हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। हम किसी इंसान को कैसे महसूस करते हैं, कैसा परसीव करते हैं, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। हमारा बिहेवियर किस तरह का होता है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो भी स्टोर होता है। तो ये डिफाइन करता है किस तरह का बिहेवियर हम करेंगे और किस तरह की सिचुएशन में हम कैसा बिहेवियर करेंगे। तो ये मॉडल फोकस करता है कि पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है एंड किन सिचुएशन में उसको कैसे, इंटरनल स्टेट उसका कैसा है, वो किस तरह से सोच रहा है, वो अराउज कितना हो रहा है, उसका कॉग्निशन कैसा है, मतलब वो थॉट को कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती है। और अल्टीमेटली उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो चला जाता है, जो उसको बताती है कि आगे क्या एक्शन लेना है। तो अप्रेजल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो इसको एक थॉटफुल एक्शन या फिर इम्पल्सिव एक्शन के लिए तैयार करता है। इन दोनों में से कोई एक एक्शन होता है। थॉटफुल एक्शन मतलब समझदारी से लिया हुआ एक्शन, एंड इम्पल्सिव मतलब गुस्से में लिया हुआ एक्शन, जिसकी जो फिर साइकिल बैक करता है, यानी कि नेक्स्ट सोशल एनकाउंटर जब होगा तो उसको कैसा बिहेवियर शो करना है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली और अपने थॉट प्रोसेस, अपने कॉग्निशन के हिसाब से करेगा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, जो आज हमने कंप्लीट किया। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ जहाँ स्टार दिखता है वो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से करिएगा। जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से भी आ जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से तैयार करिएगा। I hope my videos are a bit useful to you guys, and if it seems useful, then do not forget to subscribe my channel. Do share these videos with rest of the students so that they get help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.